हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लोड फ्लो एनालिसिस को। तो लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस प्रकार से लोड फ्लो एनालिसिस किया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये सारी बातें अपन जो है वो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। लोड फ्लो एनालिसिस को अगर अपन डिकोड करें, अगर अपन इस वर्ड को ब्रेक करें तो अपन को क्या मिलेगा कि लोड है वो फ्लो कर रहा है, उसका हमें एनालिसिस करना है। लोड कब फ्लो करता है, तो बेसिकली हमें पहले ये पता होना चाहिए कि लोड का मीनिंग क्या होता है। तो आप लोगों को पता है कि लोड या तो आर हो सकता है, या एल हो सकता है, या सी हो सकता है, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। चूंकि लोड इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है तो इसका मतलब रेजिस्टिव है तो एक्टिव पावर पी खाएगा, एल और सी है तो रिएक्टिव पावर क्यू खाएगा। सॉरी। तो इसका मतलब लोड फ्लो का मतलब है कि लोड को क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो इसका मतलब पावर के फ्लो की बात हो रही है। किसके फ्लो की बात हो रही है? पावर के फ्लो की बात हो रही है। तो पावर जो है वो फ्लो कर रही है, उसका एनालिसिस करना है। दूसरी बात, ये जो पावर है, ये जो फ्लो कर रही है, ये कब फ्लो करती है? दो कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन या बैलेंस कंडीशन, एबनॉर्मल या फॉल्टी कंडीशन। दोनों में से किस कंडीशन में पावर फ्लो करती है? तो अगर अपन बात करें फॉल्ट के केस की, तो फॉल्ट के केस के अंदर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मान लीजिए फॉल्ट आया तो वो टूटकर जमीन पे गिर गई, तो क्या लोड के पास पावर पहुंच रही है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोड फ्लो एनालिसिस किया जाता है ये एबनॉर्मल या फिर फॉल्टी कंडीशन के लिए नहीं होता है। ये होता है आपका नॉर्मल या बैलेंस कंडीशन में, यानी कि स्टेडी स्टेट कंडीशन के अंदर सिस्टम में एक जनरेटिंग स्टेशन, एक ट्रांसमिशन लाइन, एक लोड है, जनरेटिंग स्टेशन पावर जनरेट कर रहा है और वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लोड तक पहुंच रहा है। इस कंडीशन में पावर एकदम एफिशिएंटली और बहुत ही रिलायबली आपके लोड तक फ्लो कर रही है, तो हम इस कंडीशन की स्टडी करने वाले हैं। तो इसका मतलब लोड फ्लो एनालिसिस के समय हम फॉल्ट या एबनॉर्मल कंडीशन की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब लोड फ्लो एनालिसिस में अपन किन किन चीजों को कैलकुलेट करते हैं? तो पहला तो हमें पता चल गया हम P को कैलकुलेट करेंगे, दूसरा हमें पता चल गया हम Q को कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी सिस्टम में किसी पर्टिकुलर बस बार पर P कितना है या Q कितना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपका जो Q रिएक्टिव पावर होता है ये आपके सिस्टम के वोल्टेज पर डिपेंड करता है, और जो एक्टिव पावर P होता है वो आपके लोड एंगल, टॉर्क एंगल या रोटर एंगल या फिर आपके पावर एंगल डेल के ऊपर निर्भर करता है। हमने पढ़ा है P बराबर VS VR अपॉन X इंटू साइन डेल्टा। तो P बराबर VS VR अपॉन X इंटू साइन डेल्टा में डेल जो है वो आपका लोड एंगल, टॉर्क एंगल, पावर एंगल, रोटर एंगल, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, बहुत सारे नाम है उसके। सिंक्रोनस मशीन में भी आप लोग उस चीज को पढ़ते हैं। तो P जो है वो डेल पे डिपेंड कर रहा है, VQ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये निकालेंगे तो ये भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यानी कि टोटल लोड फ्लो एनालिसिस में हम 4 वेरिएबल्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अंडर बैलेंस कंडीशन या अंडर नॉर्मल कंडीशन वी नीड टू कैलकुलेट दीज 4 पैरामीटर्स इन लोड फ्लो एनालिसिस। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? हम बात करेंगे परिभाषा की, डेफिनेशन की। क्या है परिभाषा? द डिटर्मिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स, लिख दे रहा हूं मैं, द डिटर्मिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स, द डिटर्मिनेशन ऑफ 4 वेरिएबल्स P, Q, V और डेल। कौन कौन से हैं? P, Q, V और डेल। तो इन चारों पैरामीटर्स का डिटर्मिनेशन एट ईच बस इन पावर सिस्टम, एट
each bus in power system in normal static condition, क्यों? क्योंकि हमने बात करी है, फॉल्ट की बात नहीं करनी है। in normal static condition is called load flow analysis. Is called load flow analysis. तो आप किसी भी पर्टिकुलर बस बार पर, पावर सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर बस बार पर इन चार पैरामीटर्स की अंडर नॉर्मल या स्टडी स्टेट कंडीशन के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं लोड फ्लो एनालिसिस। अब ये लोड फ्लो एनालिसिस करने के लिए हम ये चार पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, तो हम किस प्रकार से इस सिस्टम को डिजाइन करें, किस प्रकार से कैलकुलेशन होगी, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक समझना है। तो आप लोग इसका जो है वो पॉज करके वीडियो को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर चल करके एक एग्जांपल की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस, बस का क्लासिफिकेशन करना है आपने, कैसे हम लोड फ्लो एनालिसिस में बस को डिवाइड करते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन सिंपल सा, आप लोग मेरे साथ साथ ही ड्रॉ कर लें ताकि आप लोगों को समय ना लगे। ये दो जनरेटिंग स्टेशंस हैं और ये दो आपके लोड हैं। आपस में सभी के सभी इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जनरेटिंग स्टेशंस लोड को सप्लाई कर रहे हैं वाया ट्रांसमिशन लाइंस। ये आपका लोड कनेक्टेड हो गया, यहां पे एक आपका ये लोड कनेक्ट हो गया, ये आपने ग्राउंड किया हुआ है। तो बेसिकली ये है जनरेटर 1, ये है जनरेटर 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1 नंबर बस बार है, ये 2 नंबर बस बार, ये 3 नंबर बस बार है, ये 4 नंबर बस बार है। यहां पर क्या कनेक्ट किया हुआ है? लोड कनेक्ट किया गया। क्या कनेक्ट किया गया है? लोड कनेक्ट किया गया। इस तरीके से इसको थोड़ा सा अपन पीछे खींच लेते हैं। चलिए, दैट्स इनफ। तो ये अपने पास में अपन ने 4 बस सिस्टम में अज्यूम करी है। 2 बस बार पे जनरेटर कनेक्टेड है, 2 बस बार पे अपना लोड कनेक्टेड है। क्लियर? अब ये जनरेटर नंबर 1 है, तो इसका वोल्टेज हम अज्यूम कर लेते हैं कि भैया इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V3 है, ये V2 है, ये V4। अब यहां पर टोटल आप लोगों को कितनी बसेस नजर आ रही है? सर हमें तो 4 बस नजर आ रही है। तो हम यहां पर एक चीज लिखते हैं, इस डायग्राम से अपन यहां एनालिसिस कर रहे हैं कुछ। तो सबसे पहले अपन ने कहा कि
बस नंबर, बस नंबर 1 2 3 4। अच्छा, इसको अपन इस तरीके से कर लेते हैं, दैट वुड बी मोर बेटर और मोर एक्यूरेट। इसको अपन इस तरीके से करते हैं, बस नंबर, बस नेम। तो सबसे पहले बात करें बस नंबर की, तो बस नंबर 1 है, एक बस नंबर 2 है, एक 3 है और एक 4। टोटल 4 बसेस है हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहली बस, 1 नंबर बस, कहा क्या कनेक्टेड है इससे? जनरेटर। तो अपन ने इसका नाम रख दिया जनरेटर बस। बस नंबर 2 क्या कनेक्टेड है इससे? इससे जनरेटर कनेक्टेड है, इसको भी नाम दे दिया जनरेटर बस। बस नंबर 3 और 4 से लोड कनेक्टेड है, इसीलिए इसका नाम दे दिया लोड बस। ठीक है साहब, अच्छी बात है। अब क्या करें? अब बात ऐसी है कि लाला, ये जो जनरेटर बस है, इस जनरेटर बस पे आपका कुछ पैरामीटर ऐसा होता है जो नोन होता है और कुछ पैरामीटर ऐसा होता है जो अननोन होता है। जो नोन पैरामीटर होते हैं एक्चुअल में उनका वैल्यू हमें पता होता है, दैट आर फिक्स, पर जो अननोन होते हैं उनका वैल्यू एक्चुअल में वेरिएबल होता है, तो अपन उसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। तो 4 बसेस हैं, 4 बसेस पे किसी बस पर कुछ जानकारी, कुछ चीजें पता होंगी और किसी बस पर कुछ चीज हमें नहीं पता होंगी। बात करें जनरेटर की, तो जनरेटर की जो बस होती है, तो जनरेटर पर क्या चीजें स्पेसिफाइड होती है? आप किसी भी पावर प्लांट की अगर आप बात करें, तो उस पावर प्लांट के लिए आप ये कहेंगे कि ये 500 मेगावाट का पावर प्लांट है, वो 1000 मेगावाट का है, वो 3000 मेगावाट का है। ऐसे अपन मेगावाट में ही तो देते हैं पावर का वैल्यू, जो अपन किसी भी जनरेटिंग स्टेशन की जब बात करते हैं। तो इसका मतलब जनरेटिंग स्टेशन के ऊपर पावर जो होती है दैट इज ऑलवेज स्पेसिफाइड, P1 एंड P2 इज स्पेसिफाइड। साथ ही साथ जनरेशन हम जो करते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक वोल्टेज पे करते हैं, वेरिएबल थोड़ी है, वोल्टेज तो फिक्स होता है, 11 kV पे करते हैं। तो इसका मतलब जनरेटर के ऊपर वोल्टेज का वैल्यू V1 और V2 ये भी क्या है? फिक्स है, फिक्स है, एकदम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जनरेटर के ऊपर, जो जनरेटर का बस है, उस जनरेटर बस के ऊपर पावर P और वोल्टेज नॉन होते हैं। अब बात करें लोड बसेस की, तो आप लोड हैं, मान लो आप रिसीविंग एंड पर आपने अपना एक लोड कनेक्ट किया हुआ है, तो आपको कौन सा पैरामीटर ऐसा होगा जो पहले से पता होगा कि भैया ये मेरे को चाहिए। तो हर एक लोड के ऊपर नेम प्लेट पे अगर आप देखोगे तो उसका पावर फिक्स होता है लिखा हुआ कि इसको इतना पावर चाहिए। पावर फिक्स होता है, इसका मतलब उसका एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों उसके ऊपर जो है वो स्पेसिफाइड होता है कि भैया इतना एक्टिव पावर लगेगा, इतना रिएक्टिव पावर। क्यों? क्योंकि लोड किसका कॉम्बिनेशन है? RLC का, और RLC का कॉम्बिनेशन है, तो R का मतलब एक्टिव पावर और L और C का मतलब रिएक्टिव पावर। ये अपन को पहले से नोन होता है। और वेरिएबल क्या होगा? वेरिएबल साहब होगा वोल्टेज। सर ये वोल्टेज वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि लाइन में करंट का वैल्यू लोड के चेंज होते ही चेंज होगा,
लाइन में करंट का वैल्यू चेंज होगा तो ड्रॉप चेंज होंगे, वोल्टेज ड्रॉप चेंज होंगे, तो रिसीविंग एंड पर रिसीव होने वाला वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है। सेंडिंग एंड वोल्टेज फिक्स है, पर रिसीविंग एंड पर जो वोल्टेज रिसीव होता है वो लाइन में पावर फैक्टर की वजह से फ्लक्चुएट होता रहता है। इसीलिए हमारी लोड बस पर वोल्टेज अननोन है। वोल्टेज अननोन है तो इसके साथ साथ और क्या हो सकता है जो अननोन हो? एक ही चीज बची है, डेल। और डेल ऐसी चीज है जो अपने हर बस बार पर अननोन है, क्योंकि नॉन सारा लिख चुके हैं अपन, तो बचा सिर्फ अननोन। डेल का वैल्यू हर बस बार पर क्या होता है? अननोन। अब यहां पर और क्या चीज बची? एक्टिव पावर P और वोल्टेज तो नोन होता है जनरेटिंग बस पर, तो रिएक्टिव पावर जो होती है वो अननोन होती है आपके जनरेटिंग स्टेशन पे, क्योंकि वो लोड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ट्रांसमिशन लाइन और लोड दोनों को ही रिएक्टिव पावर चाहिए, तो उनको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो वैल्यू वेरी करता रहता है। इसीलिए Q1 और Q2 जो हो गए आपके अननोन। तो अब इनका नामकरण कर देते हैं। क्या नोन है? P और V नोन है, तो इस बस का नाम क्या दे दिया अपन ने? इस बस का नाम दे दिया PV बस। यहां पर भी P और V नोन है, इसका भी नाम रख दिया PV बस। यहां पर P और Q नोन है, तो इसका क्या नाम रखेंगे? इसका नाम रखेंगे PQ बस। ठीक इसी प्रकार इसका भी क्या नाम रखेंगे? PQ बस। तो इसका मतलब पावर सिस्टम के अंदर हमेशा दो ही तरीके की बस होती हैं, या तो PV बस होती है या PQ बस होती है। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है उसको जानने के लिए अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगर मुझे टोटल जनरेटिंग पावर लिखनी है PG, टोटल जनरेटिंग पावर, तो इसने कुछ जनरेट किया, इसने भी कुछ जनरेट किया, यानी P1 प्लस P2 टोटल जनरेटिंग पावर हो गई। और अगर मैं डिमांड की बात करूं, कितना डिमांड है, तो लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है? P3 और P4 चारों नोन है हमें, P3 और P4। तो अगर मैं लॉस कैलकुलेट करना चाहूं तो उसको मैं क्या लिखूंगा? जितना जनरेट हुआ और जितना डिमांड है, जनरेशन और डिमांड का जो फर्क है वो क्या कहलाता है? लॉस। चूंकि PG जो है वो नॉन है और PD जो है वो भी नॉन है, इसका मतलब पावर लॉस भी क्या होना चाहिए? नॉन होना चाहिए, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि लॉसेस पहले से हमें नॉन हो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? उसके लिए देखो यहां पर मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन जो है वो इसका वोल्टेज V1 है और इसका वोल्टेज V3 है, तो V1 और V3 के बीच के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो यहां पर इस ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो करेगा I13 करके। क्लियर? यहां पर एक करंट फ्लो करेगा कितना? I13 करके। अच्छा, एक और बात, जनरेटिंग स्टेशन और लोड को कनेक्ट करने वाली जो लाइन होती है इनको कहते हैं ट्रांसमिशन लाइंस, ऑब्वियस। और जो जनरेटिंग स्टेशन को जनरेटिंग स्टेशन से जोड़े ये लाइन कहलाती है टाई लाइंस। असल में टाई लाइंस भी एक तरीके की ट्रांसमिशन लाइंस ही होती हैं, पर इनका नाम अपन टाई लाइन से दे देते हैं। तो ये चीज आप लोग याद ही रख लीजिएगा, इसको ऐसे एज सच कोई लंबा चौड़ा इधर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मुझे I13 का वैल्यू चाहिए। I13 का वैल्यू कितना होगा? V1 माइनस V3 डिवाइड बाई Z। और पावर लॉस कितना होगा? पावर लॉस होगा I13 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R। तो V1 माइनस V3 बटा Z करेंगे तो करंट का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो V1 और V3 में से V1 तो नॉन है पर V3 तो अननोन है। तो इसका मतलब अगर आपके पास में V3 अननोन है, V3 का वैल्यू वेरिएबल है, तो करंट भी वेरिएबल होगा। करंट वेरिएबल होगा तो पावर लॉस भी वेरिएबल होंगे। और अगर पावर लॉस वेरिएबल है तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कह रहा है कि पावर लॉस पहले से नॉन है, जबकि ये कंसेप्ट कह रहा है कि पावर लॉस नॉन नहीं है। ये तो प्रॉब्लम हो गई, फंस गई बात यहां पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमें क्या करना होता है, हमें इन पावर लॉसेस को कंसिडर करवाना पड़ता है
इन पावर लॉसेस को पहले से ही हमें एक जनरेटिंग यूनिट के द्वारा कंसिडर करवाना पड़ता है। कैसे कंसिडर करवाना पड़ता है? हम क्या करते हैं, एक मान लीजिए जनरेटिंग यूनिट G1 जो है वो 500 मेगावाट जनरेट कर रही है और ये जनरेटिंग यूनिट G2 जो है वो 200 मेगावाट जनरेट कर रही है। तो जो सबसे ज्यादा पावर जनरेट करने वाली यूनिट होती है, उस यूनिट का जो पावर है वो हम, जो सबसे ज्यादा है वो हम पावर लॉसेस को कंसिडर करवाने के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि G1 जो है वो केवल और केवल लाइन के लॉसेस को कंसिडर कर रहा है। अब आप कहेंगे सर G1 को ही लाइन के लॉसेस को सप्लाई करने के लिए क्यों चुना गया, लाइन के लॉस को सप्लाई करने के लिए G2 को क्यों नहीं चुना गया? हो सकता है कि कई बार आपने सबसे छोटी जनरेटिंग यूनिट 50 मेगावाट है, 50 मेगावाट की यूनिट को आपने एज ए लाइन में लॉस सप्लाई करने के लिए चूज कर लिया और पता चला लाइन में लॉसेस तो 60-70 हो रहे हैं, तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी। तो जो सबसे बड़ा वाला जनरेटिंग यूनिट होता है उसके अंदर हम पावर जो है ना उसको वेरिएबल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पावर है जो केवल लॉस को सप्लाई करेगी और लॉस क्या है? वेरिएबल। तो इसीलिए इस वेरिएबल लॉस को सप्लाई करने के लिए एक जनरेटिंग यूनिट को फिक्स कर दिया, तो उसका पावर फिक्स नहीं होकर के क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि वो दिन भर केवल लॉस को सप्लाई करने का काम करेगा। तो इसीलिए P को वेरिएबल कर दिया। तो एक इधर आया तो बैलेंस करने के लिए एक चीज इधर जाएगी, तो डेल इधर आ जाएगी। तो ये 4 बसेस में इकलौती ऐसी बस है जिसमें डेल नॉन है, फिक्स है। तो इस बस का नाम भी हम बदल देते हैं, तो हम इसको जनरेटिंग बस या पीवी बस नहीं बोल करके इसको स्लैक बस या रेफरेंस बस के नाम से पुकारते हैं। तो टोटल बसेस होती तो 2 ही हैं, पर कैटेगराइज करके 3 पार्ट में बांट दिया। एक बस बार को रेफरेंस ले लिया जो केवल लॉसेस को सप्लाई करने के लिए ली गई है, और बाकी फिर अपनी एक पीवी बस है और दूसरी कौन सी होती है? पीक्यू बस। तो ये यहां पर आपका क्लासिफिकेशन जो है वो इस तरीके से किया जाता है। स्लैक बस का मैं डेफिनेशन भी आप लोगों को लिखवा देता हूं, पहले आप लोग इस चीज को लिख लें अच्छे से। क्यों लिया गया है ये बस स्लैक बस? क्योंकि इस स्लैक बस पर पावर को नॉन लिया गया है। ये वो पावर है जो सबसे बड़ा जनरेटिंग यूनिट है। इसको इसलिए वेरिएबल लिया गया है क्योंकि लॉस वेरिएबल है। तो इन बदलते हुए लॉस को सप्लाई करने के लिए एक जनरेटिंग यूनिट की ड्यूटी लगा दी कि भाई तू केवल लॉस को सप्लाई करेगा। अब लॉस वेरिएबल है तो ये पावर भी वेरिएबल होगी, इसलिए इस पावर को वेरिएबल में डाल दिया, डेल को फिक्स में डाल दिया। डेल का फिक्स वैल्यू जनरली 0 डिग्री होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लेना जो भी करना है आपको इसका। अच्छा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि एक ही स्लाइड पे आप लोगों को ये चीजें दिख सके। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं स्लैक बस की। स्लैक बस की डेफिनेशन लिख लेते हैं। स्लैक बस, रेफरेंस बस या फिर स्विंग बस। तीन तरीके की बसेस अपन ने मान ली। लिखिए, इट इज द लार्जेस्ट जनरेटिंग बस it is the largest generating bus for which P is unknown or variable और ये P अननोन और वेरिएबल क्यों लिया गया है? ताकि वो किसको सप्लाई कर सके?
आपके सिस्टम के लोड को सॉरी पावर लॉस को सप्लाई कर सके, तो क्या लिखेंगे, टू एब्जॉर्ब all the power fluctuation और पावर स्विंग और पावर लॉस। पावर फ्लक्चुएशन क्यों बोला, क्योंकि लॉसेस होंगे लाइन में, तो जो रिमेनिंग पावर होगी वो बदलती रहेगी, क्योंकि लॉस ज्यादा हो गए तो पावर कम बचेगी, लॉस कम हुए तो पावर ज्यादा बचेगी। तो पावर का फ्लक्चुएशन हो, चाहे पावर का स्विंग हो, चाहे पावर का लॉस हो, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उस वेरिएबल को कंसिडर करने के लिए हमने पी को अननोन माना है सबसे लार्जेस्ट जनरेटिंग यूनिट पे, और इसीलिए उस बस को स्लैक बस, रेफरेंस बस या फिर स्विंग बस के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में? तो ये था आपका लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है, लोड फ्लो एनालिसिस में करना क्या है, और इस लोड फ्लो एनालिसिस को कंसिडर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए सिस्टम में हमने अलग अलग तरीके की बसेस के बारे में पढ़ा। स्लैक बस, जनरेटर बस और लोड बस, 3 तरीके की बसेस होती है, और स्लैक बस का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहां पर आपका बेसिक इंट्रोडक्शन लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ बसेस कैसे किया जाता है वो कंप्लीट होता है। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.